गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के ऑनलाइन वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नामा के मूल तत्व विषय के भाग 1 के चैप्टर नंबर 6 सहायक बही के बारे में पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम 5 मुद्दों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा सहायक बही का अर्थ, तीसरा सहायक बही के प्रकार, चौथा सहायक बही के लाभ, पांचवा माल संबंधित सहायक बही। इन 5 बातों की पढ़ाई इस चैप्टर में हम करने वाले हैं दोस्तों। तो उसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले प्रस्तावना देखें। तो दोस्तों, आपने आगे देखा कि आगे के चैप्टर में आपने देखा है कि विविध प्रकार के प्रतिदिन के जो आर्थिक व्यवहार है, उन व्यवहारों का प्रथम लेखा जो तैयार होता है उसे हम प्रविष्टि या रोजनामचा कहते हैं। दोस्तों, यह प्रविष्टि जिस बही, चौपड़ा या रजिस्टर में लिखी जाती है उसे हम रोजनामचा या जर्नल के नाम से जानते हैं। मानी जो भी हिसाबी व्यवहार है दोस्तों, आर्थिक व्यवहार है, उन सभी का लेखा सबसे पहले रोजनामचा में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब व्यवहारों की संख्या बड़ी मात्रा में हो, मानी कई धंधा की इकाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके प्रतिदिन के व्यवहारों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में एक ही बही में उनका समावेश करना कठिन हो जाता है। या एक ही बही में उसका समावेश किया जाए तो वो बही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में रोजनामचा की जो बही है उसकी सीमाएं या मर्यादा निम्नानुसार हो सकती है। तो सबसे पहली मर्यादा या सीमा देखें तो जब व्यवहार हो तब प्रत्येक बार खाते का नाम लिखना पड़ता है। मानी जब भी व्यवहार होगा दोस्तों, तो हर एक व्यवहार का जब भी लेखा करेंगे तब खाते का नाम उसमें हमें लिखना होगा। जैसे कि खरीदारी का व्यवहार हो तो 22 तारीख को खरीदी की जाए तो उसकी रोजनामचा तैयार करेंगे तो उसमें खरीद खाता लिखना होगा। उसी तरह 23 तारीख को फिर से खरीदी के व्यवहार हो तो उसकी रोजनामचा लिखे, तब भी खरीद खाते का नाम लिखना होगा। दूसरी मर्यादा, प्रत्येक व्यवहार की खतौनी के समय उधार और जमा करना पड़ेगा। माने खतौनी किसे कहते हैं वो पहले चैप्टर में हम पारिभाषिक शब्द अंतर्गत देखे थे। तो हर एक खतौनी करे तो उधार जमा लिखना होगा। इस प्रकार जर्नल और खतौनी का कार्य बार बार करना पड़ेगा। मानी एक का एक कार्य या काम बारी बारी करना होगा। तीसरा, रोजनामचा की बही अधिक मोटी होने से उसे संभालना कठिन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों व्यवहारों का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में रोजनामचा की बही को संभालना कठिन हो जाए, उस समझने वाली बात है। चौथी सीमा, दोस्तों रोजनामचा में कुछ महत्व की माहिती तत्काल नहीं मिल सकती। मानी तत्काल कोई जानकारी की आवश्यकता उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में तुरंत रोजनामचा में से उसकी जानकारी खोजना मुश्किल है। उसी तरह आंतरिक नियंत्रण की पद्धति को प्रभावी अमल करना कठिन हो जाता है। मानी आंतरिक नियंत्रण के लिए रोजनामचा
द्वारा ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, उपर्युक्त रोजनामचा की मर्यादाएं या सीमाएं दूर करने के लिए प्रविष्टियों को सहायक बही में बांटा जाता है और जिन व्यवहारों का प्रमाण ज़्यादा हो और बार बार होते हो, माने जिन व्यवहारों का प्रमाण ज़्यादा है और जो व्यवहार बारी बारी हो रहे हैं, इन प्रत्येक के लिए रोजनामचा की अलग बही तैयार की जाती है। जैसे कि उधार खरीदी, उधार बिक्री, नगद के व्यवहार। दोस्तों, कोई भी धंधा की इकाई हुई तो उसमें खरीद बिक्री और नगद के जो व्यवहार है उनका प्रमाण ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे व्यवहारों के लिए जो अलग बही तैयार की जाएगी उसे सहायक बही कहा जाएगा। माने निश्चित प्रकार के व्यवहार निश्चित बही में लिखे जाएंगे। रोजनामचकों की ऐसी अलग बही को सहायक बही या उप विभाग के रूप में पहचाना जाएगा। सहायक बही का अर्थ देखें तो एक ही सहायक बही एक ही प्रकार के बार बार होने वाले व्यवहार रखने के लिए रोजनामचा की बही की वर्गीकृत प्रविष्टियाँ अर्थात सहायक बही। मानी दोस्तों, एक समान प्रकार के व्यवहार जो बारी बारी हो रहे हैं, ऐसे व्यवहारों को वर्गीकृत करने के लिए जो अलग वर्गीकृत प्रविष्टि तैयार की जाएगी उसे सहायक बही के रूप में जानेंगे। दोस्तों, सहायक बही को दैनिक बही के रूप में भी पहचानते हैं। प्रत्येक वर्गीकृत प्रविष्टि अर्थात कि सहायक बही के लिए अलग बही रखी जाती है। जैसे कि उधार खरीदी के व्यवहार के लिए खरीद बही, उधार बिक्री के व्यवहारों के लिए बिक्री बही। उसी तरह दोस्तों, रोकड़ के व्यवहारों के लिए रोकड़ बही तैयार की जाती है, या उधार खरीद वापसी हो तो उसके लिए खरीद वापसी बही तैयार की जाती है। तो इस संदर्भ से दोस्तों, जो सहायक बही है उन सहायक बहियों के प्रकार निम्नानुसार होंगे। प्रत्येक धंधा की इकाई की ज़रूरत के अनुसार सहायक बही रखी जाती है। दोस्तों, जो भी धंधा की इकाई है उनकी जो आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं के आधार पर वो धंधा की इकाई सहायक बही रखेगी। लेकिन सामान्य रूप से जो बड़े धंधा की इकाई होते हैं वो निम्नानुसार सहायक बहिया का उपयोग करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ अलग अलग प्रकार की सहायक बही का नाम और उन सहायक बही में कौन से व्यवहार का लेखा होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहली सहायक बही है रोकड़ बही, जिसे रोकड़ रोजनामचा भी कहेंगे। तो दोस्तों, रोकड़ बही में 3 भाग है। उसमें सबसे पहला साधारण रोकड़ बही, जिसे दोस्तों एक खाने वाली रोकड़ बही भी कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये साधारण रोकड़ बही जो है उसमें केवल रोकड़ व्यवहार लिखे जाते हैं, माने नगद के व्यवहार का लेखा साधारण रोकड़ बही में होता है। दोस्तों, दूसरी सहायक रोकड़ बही 2 खाने वाली रोकड़ बही कहा जाएगा। तो उसमें सबसे पहला, उसमें भी भाग है दोस्तों। पहला रोकड़ और बैंक खाने वाली रोकड़ बही,
तो दोस्तों रोकड़ और बैंक खाने वाली जो रोकड़ बही है उसमें रोकड़ और बैंक के माध्यम से जो लेन देन होगी उसके व्यवहार लिखे जाएंगे। दूसरा है रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। तो दोस्तों ये रोकड़ और बट्टा खाने वाली जो रोकड़ बही है उसमें रोकड़ और बट्टा के व्यवहार का लेखा होगा। और तीसरा भाग है दोस्तों दो खाने वाली रोकड़ बही में बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। तो बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही में दोस्तों बैंक और बट्टा के व्यवहार का लेखा किया जाएगा। तीसरा भाग है दोस्तों तीन खाने वाली रोकड़ बही, माने कि रोकड़, बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही। तो दोस्तों रोकड़, बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही में रोकड़, बैंक और बट्टा के व्यवहार लिखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। मानी रोकड़ बही में तीन भाग हुए, साधारण रोकड़ बही। दूसरा दो खाने वाली रोकड़ बही, तो दो खाने वाली रोकड़ बही में तीन भाग हो गए, रोकड़ और बैंक खाने वाली, रोकड़ और बट्टा खाने वाली, और तीसरा बैंक और बट्टा खाने वाली। और रोकड़ बही का तीसरा हिस्सा है तीन खाने वाली रोकड़ बही। दूसरा माल संबंधित सहायक बही। दोस्तों माल किसे कहा जाता है, हमने आगे देखा था कि जो भी धंधा की इकाई है या व्यापारी है वो जिस चीज़ का व्यापार करते हैं, माने खरीद बिक्री करते हैं, उसे माल कहा जाएगा। तो माल संबंधित जो सहायक बही है उसमें टोटल 4 सहायक बही तैयार होगी। सबसे पहली खरीद बही, तो कि माल की उधार खरीदारी का लेखा करने के लिए खरीद बही का उपयोग होगा। दूसरी बिक्री बही, दोस्तों माल की उधार बिक्री लिखने के लिए बिक्री बही का उपयोग किया जाता है। तीसरा खरीद वापसी बही, तो कि माल की उधार खरीदी जो की है उसमें से माल वापस किया जाए तो उसका लेखा करने के लिए खरीद वापसी बही का उपयोग होगा। बिक्री वापसी बही, तो कि माल की जो उधार बिक्री की है वो उधार बिक्री किए हुए माल में से जब माल वापस आए तो उसका लेखा करने के लिए बिक्री वापसी बही का उपयोग होगा। तीसरा हुंडी संबंधी सहायक बही, तो हुंडी संबंधी सहायक बही में लेनी हुंडी बही और देनी हुंडी बही दो भाग है। तो दोस्तों लेनी हुंडी बही जो है उसमें लिखी हुंडी का लेखा करने के लिए लेनी हुंडी बही का उपयोग होगा। उसी तरह स्वीकारी हुई हुंडी जो है उसका लेखा करने के लिए देनी हुंडी बही का उपयोग होता है। और दोस्तों ऊपर की जो भी सहायक बही के बारे में हमने देखा, उन सहायक बही में जिन व्यवहारों का समावेश नहीं होता है ऐसे व्यवहार का लेखा करने के लिए मुख्य रोजनामचा तैयार की जाती है। इस तरह दोस्तों सहायक बही के मुख्य 4 भाग है और उसके पेटा भाग के बारे में भी हमने देखा। दोस्तों उपर्युक्त प्रत्येक सहायक बही की विस्तार से चर्चा आगे की गई है, लेकिन इस चैप्टर में, इस प्रकरण में दोस्तों केवल माल संबंधी सहायक बही की चर्चा की गई। माने इस चैप्टर में दोस्तों हम माल संबंधी सहायक बही के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी सहायक बही है वो हमारी जो रोजनामचा है उसमें सभी व्यवहार न लिखते हुए जिन व्यवहारों का प्रमाण ज़्यादा है और जो व्यवहार बारी बारी हो रहे हैं ऐसे व्यवहार लिखने के लिए दोस्तों सहायक बही
का उपयोग किया जाता है। माने इस तरह देखे जाए तो रोजनामचा का कद कम होगा, जो हमारा लाभ है। इस प्रकार सहायक बही के लाभ निम्नानुसार होंगे। तो सबसे पहला लाभ है कार्य का विभाजन। दोस्तों, हिसाबी कामकाज को अलग अलग व्यक्तियों के बीच बांटा जा सकता है, क्योंकि हर एक समान प्रकार के व्यवहार के लिए अलग सहायक बही तैयार की जाती है। इसलिए कार्य का विभाजन हो जाएगा और काम का बंटवारा होगा। जैसे कि खरीद बही और बिक्री बही के लिए अलग अलग व्यक्ति को दोस्तों काम सौंपा जा सकता है। दूसरा लाभ है श्रम विभाजन। दोस्तों, लेखा विभाग में जिस व्यक्ति के पास जिस कार्य की विशिष्ट कुशलता है, माने जिस काम के लिए उसके पास अधिक जानकारी है, वो विशिष्ट रूप से उसमें कुशल है, तो ऐसी स्थिति में वो काम उसे सौंपा जा सकता है। इससे कम खर्च में शीघ्रता और सरलता से हिसाबी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अर्थात कि सहायक बहिया रखने से श्रम विभाजन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, उपरोक्त दो महत्व के लाभों के कारण अन्य भी निम्न लाभ मिलते हैं। दोस्तों, अंकेक्षण माने ऑडिट का कार्य सरलता और शीघ्रता से होता है। दूसरा, हिसाब तैयार करने में भी सरलता और शीघ्रता होगी, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति को काम सौंपा जा सकता है। और इसके कारण दोस्तों साथ में समय की भी बचत होगी। और जो निष्कर्ष निकालना है, वो निष्कर्ष रूपी जानकारी भी शीघ्रता से हमें सहायक बही के कारण मिल सकती है। दोस्तों, इस प्रकार सहायक बही हिसाबी जानकारी के संदर्भ में हमें उपयोगी है। दोस्तों, अब अलग अलग प्रकार की जो माल संबंधी सहायक बहियाँ है उसके बारे में आगे पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, धंधा की इकाई जिस वस्तु का धंधा करती है वह वस्तु उसके लिए माल कहलाता है। दोस्तों, पहले चैप्टर में भी अब बात हम पढ़ चुके हैं कि जो भी धंधा की इकाई है, जिस वस्तु का धंधा माने व्यापार कर रही है, उसे उस धंधा की इकाई के लिए माल कहा जाएगा। दोस्तों, आगे के प्रकरण में किए अभ्यास अनुसार कपड़ा का व्यापारी है तो उसके लिए कपड़ा माल कहलाएगा। उसी तरह साइकिल का व्यापारी है तो साइकिल और उसके जो पुर्जे है माने उसका जो सामान है वो उसके लिए माल कहलाएगा। अगर किराने का व्यापारी है तो किराने की जो भी चीज़ें हैं वो उसके लिए माल कहलाएगी। दोस्तों, धंधा की इकाई के माल की खरीद बिक्री और माल वापसी के व्यवहार जिन सहायक बहियों में लिखे जाते हैं उन्हें माल संबंधी सहायक बही कहते हैं। माने माल की खरीद बिक्री और उसके वापसी के जो भी व्यवहार हैं वो जो सहायक बही में लिखे जाएंगे वो सहायक बही माल संबंधित सहायक बही है। दोस्तों, इसके आधार पर माल संबंधी 4 प्रकार की सहायक बही तैयार की जाती है। दोस्तों, माल संबंधित सहायक बही के प्रकार निम्नानुसार होंगे। दोस्तों, माल संबंधी सहायक बही के टोटल 4 प्रकार
हो रहा है उसमें सबसे पहला खरीद बही। दोस्तों, माल की उधार खरीदी का लेखा करने के लिए खरीद बही तैयार की जाती है। दूसरा प्रकार है बिक्री बही। तो कि माल की जो उधार बिक्री हो रही है उसका लेखा करने के लिए बिक्री बही तैयार होगी। खरीद वापसी बही। दोस्तों, उधार में जो माल खरीदा है, उधार खरीदे हुए माल में से माल की वापसी हो तो उसका लेखा करने के लिए खरीद वापसी बही तैयार की जाएगी। उसी तरह माल की उधार बिक्री की है तो उधार बिक्री किए गए माल में से माल वापस आए तो उसका लेखा करने के लिए बिक्री वापसी बही तैयार की जाती है। दोस्तों, माने इस प्रकार माल संबंधी जो भी सहायक बही है उनके 4 प्रकार हैं। उसमें से खरीद बही या जमा बही के बारे में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, माने खरीद बही को जमा बही के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी खरीदा हुआ माल है, उधार खरीदा हुआ माल, और उसकी रोज नामचा की जाए तो उधार खरीदी के व्यवहार की रोज नामचा करते वक्त जिसके पास से उधार माल खरीदा है उस व्यक्ति का नाम जमा, उसका खाता जमा हो रहा है, इसलिए खरीद बही को जमा बही के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, जिस सहायक बही में माल की उधार खरीदी के व्यवहारों का लेखा किया जाता है उसे खरीद बही कहते हैं। व्यापारी जिस वस्तु का खरीद बिक्री का धंधा करता है उस वस्तु की उधार खरीदी का लेखा खरीद बही में करता है। माने व्यापारी जो भी है उधार खरीदारी करे माल की तो खरीद बही में उसका लेखा करेगा। दोस्तों, यहाँ सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि खरीद बही में रोकड़ खरीदी या संपत्ति खरीदी के व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता है। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। दोस्तों, खरीद बही में उधार खरीदी का लेखा होगा माल की, लेकिन नगद खरीदी माने रोकड़ खरीदी या संपत्ति खरीदी का व्यवहार होगा, और संपत्ति खरीदी का व्यवहार नगद हो या उधार हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका लेखा खरीद बही में नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अंशतः रोकड़ और साख पर का व्यवहार हो तो उसे संपूर्ण व्यवहार साख का व्यवहार मानकर उसका लेखा खरीद बही में होगा। माना कि दोस्तों 25,000 का माल खरीदा हो और उसमें से 15,000 तुरंत चुका दिए जाए तो 10,000 चुकाने बाकी रहे, तो ऐसी स्थिति में ये व्यवहार अंशतः रोकड़ और साख का हुआ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों पूरा व्यवहार उधार मानकर खरीद बही में 25,000 से आपको उसका लेखा करना होगा। दोस्तों, खरीद बही में माल की उधार खरीदी की शुद्ध रकम लिखी जाती है। माने कि माल की जो टोटल कीमत है दोस्तों, खरीदी की कुल कीमत है, रकम है, उसमें से व्यापारी बट्टा काटने के बाद जो रकम बचेगी उसे शुद्ध खरीदी कहा जाएगा। उस कीमत से आपको खरीद बही में लेखा करना होगा। माने व्यापारी बट्टा बही में नहीं लिखा जाता। दोस्तों, खरीद बही अलग अलग प्रकार से रखी जाती है। माने उसके भी प्रकार होंगे, तो खरीद बही के 2 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार साधारण खरीद बही, दूसरा खाने वाली खरीद बही। तो दोस्तों, ये 2 प्रकार जो है खरीद बही के, साधारण खरीद बही और खाने वाली खरीद बही। तो खाने वाले खरीद बही में भी दूसरे 2 भाग हैं। खाने वाली खरीद बही में पहला भाग है माल के
प्रकार अनुसार खाने वाली खरीद बही, और दूसरा माल और खर्च के खाने वाली खरीद बही। तो माने खरीद बही के मुख्य 2 प्रकार, साधारण खरीद बही और खाने वाली खरीद बही। और दोस्तों खाने वाली खरीद बही में भी 2 प्रकार, एक माल संबंधित या माल के प्रकार अनुसार खाने वाली खरीद बही, और दूसरा माल और खर्च के खाने वाली खरीद बही। तो दोस्तों सहायक बही के संदर्भ में हमने आज जो भी जानकारी प्राप्त की उसका वीडियो आपको बारी बारी 2-3 बार देखना है और आपकी किताब में भी इसकी पढ़ाई करनी है। दोस्तों अब आगे की पढ़ाई के लिए नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।